साउथ 360 टीवी देख रहे सारे दर्शकों का युद्धवीर जसवाल की तरफ से मिड वीक न्यूज रूम में स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम बातचीत करेंगे इलेक्शन ईयर 2015। It'd be good. It's good democracy ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। I will be ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। बात करेंगे कि आखिरकार जो इकोनॉमी है वो किस दर जा रही है, जो अचानक बैंक रेट्स में थोड़ी सी कटौती आई है, इसका आपके ऊपर क्या असर तब तो होगा ही, क्योंकि मॉर्गेज पे इफेक्ट आएगा सीधा सीधा। लोग पहले सोच रहे थे, पिछले एक वीक से तो ये लग रहा था ये हो क्या रहेगा। बातचीत करेंगे दिल्ली दरबार की, आखिरकार अरविंद केजरीवाल या किरण बेदी, बहुत कम समय रह गया, कौन बाजी मारेगा। मेरा प्यार बारा नमस्कार। बराक ओबामा का भारत दौरा, कामयाबी किसको मिली, बराक ओबामा या अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा या फिर मोदी और भारत बाजी मारेंगे। बातचीत करेंगे कुछ और बॉलीवुड की ताजा अपडेट की, कुछ खास महफिलों की और इसके अलावा क्रिकेट की। साउथ 360 देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर से मिड वीक न्यूज रूम में स्वागत है। मिड वीक न्यूज रूम में इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे एप्पल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस और उसके अलावा बातचीत करेंगे थोड़ी सी क्रिकेट की। इंडियन टीम लग रहा है कि जी शायद इस बार के वर्ल्ड कप में वो परफॉर्मेंस ना दे सके, क्या पाकिस्तान की टीम वो परफॉर्मेंस दे सकेगी। और उसके अलावा इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। हमारी ये गुजारिश है कि आप जाके ये फिल्में जरूर देखें। ए जन्म तुम्हारे लेके ਜਿਹੜੀ कि पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ फिल्म हैगी और उसके अलावा हवाई ज़्यादा भी रिलीज हुई है। सो दोनों फिल्मों की भी चर्चा करेंगे इस सेगमेंट में। प्रोग्राम में सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे जो गेस्ट पहुंचे हैं यहाँ पे। मनन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच उदय जी। वेरी वेलकम सर। और पंकज जी, आपका भी साउथ एशियन 360 के आज के इस मिड वीक न्यूज रूम के एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू सो मच युद्धवीर जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। पंकज जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एप्पल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंसेस, वैसे उम्मीद थी कि अच्छा परफॉर्म करेगी पर उम्मीद से भी ज्यादा एक्चुअली ज्यादा था। जो भी इकोनॉमिस्ट ने जो प्रेडिक्शन दी थी उस प्रेडिक्शन से बहुत ज्यादा उन्होंने दिखाया। 74 मिलियन के करीब, 75 मिलियन के करीब उन्होंने जो है आईफोन बेचे हैं, जो कि अगर देखा जाए तो 2011 में अगर मैं जाऊं तो पूरे साल में इतने बेचे थे उन्होंने आईफोन। इन्होंने एक क्वार्टर में अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने पूरे साल का एक क्वार्टर में तोड़ा है और इतना जबरदस्त प्रॉफिट। और मतलब उनके पास बिलियंस लाइक 180 के करीब, मेरे ख्याल इतनी फिगर तो उनके पास 180 बिलियन के करीब तो उनके पास कैश पड़ा हुआ है। सो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी कंपनी बन गई है वो कि अगर आज जीएम, फोर्ड और टेस्ला तीनों को भी खरीद ले तो भी 40 बिलियन के करीब उसके पास बच जाएगा इतनी तीनों कंपनी खरीदने के बाद। और उनका जो वो जो मार्केट कैप है, जो जिसको हम बोलते हैं 600 बिलियन से भी ऊपर निकल चुका है, वो अगर साउथ अफ्रीका की 20-25 कंट्री, 26 कंट्रीज जितनी भी हैं उन सारों की अगर हम जीडीपी मिला लें तो भी वो उससे बड़ी है। सो मतलब इतनी बड़ी कंपनी बन गई है वो कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, कि हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कोई भी नहीं सोच सकता था। उनका जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर का $18 बिलियन, वो जो दुनिया में आज तक किसी भी कंपनी ने इतना बड़ा प्रॉफिट एक क्वार्टर में नहीं कमाया है। दे आर नाउ कॉर्पोरेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया। हिस्ट्री का रिकॉर्ड ना सिर्फ कॉर्पोरेट हिस्ट्री का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, बल्कि अगर हम ये कहें कि इट्स अ सक्सेस स्टोरी ऑफ द सेंचुरी तो शायद गलत ना होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड था एक रशिया की एक पेट्रोलियम कंपनी का था जिन्होंने 16 बिलियन का रिकॉर्ड जो उनका चल रहा था। ज्यादातर एनर्जी कंपनीज ही एनर्जी कंपनी। सो ये इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि दुनिया देखती रह गई। अगर एक साल पहले मैं उनके शेयर पे भी चला जाऊं तो 70 के करीब ट्रेड कर रहा था। आज वो शेयर जो है 116, 117, मतलब सीधा एक साल में $40 शेयर, ऑलमोस्ट 1/3 से भी ऊपर ज्यादा अगर कहा जाए तो इतना शेयर ऊपर जाना मतलब एप्पल जो आईफोन 6 है वो धड़ाधड़ बिक रहा है। और मैं यहाँ ये भी जरूर अपने दर्शकों को बता दूं कि जी चाइना में अभी उनके सिर्फ 4 स्टोर्स हैं और ज्यादातर वो कह रहे हैं कि जो हमने सेल की है वो ऑनलाइन के थ्रू किया। आने वाले टाइम में 4 से 40 स्टोर बनाने लगे। सो इमेजिन कि जी ये एप्पल कहाँ जा सकती है। आप
बिल्कुल, अगर चाइना की मार्केट अगर उनको पूरी मिल जाती है, आप सोच सकते हैं बिलियन से ज्यादा लोग हैं और आईफोन का क्रेज बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें तो आईफोन जो है इस साइड पे ज्यादा है, वेस्टर्न साइड पे। अगर आप एशिया वगैरह की कंट्रीज को उठा लें तो सैमसंग काफी मार्केट उठा के बैठा हुआ है और बहुत सारे और फोन है, नोकिया का जो चलता है, ये लोग भी हैं। लेकिन अगर ये उस मार्केट में ज्यादा पहुंच जाते हैं, इस तरह से स्टोर खोलने शुरू कर देते हैं, तो आप सोच सकते हैं। आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सीएनबीसी की, उनके एनालिसिस तो ये कह रहे हैं कि नाउ एप्पल शेयर हैज बिकम द मस्ट हैव, लाइक यू शुड हैव इन योर पोर्टफोलियो एप्पल स्टॉक, क्योंकि जिस तरह की वो कंपनी खड़ी कर दी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज सजेस्ट नहीं कर रहा हूं किसी को कि खरीद लो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनका कहना है सीएनबीसी के एनालिसिस का कि ये मस्ट हैव बन गया है। वो अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं तो एप्पल का शेयर होना चाहिए उसमें, उनका ये मानना है। सो देखना ये है, और जिस तरह से ये बढ़ते जा रहे हैं आगे, और अभी तो ये लग नहीं रहा कि ये कहीं नीचे आने वाले हैं। और जिस तरह से ये, अभी तो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था कि आईफोन ने कोई अभी एक न्यूज़, आई डोंट नो कितनी सच्ची है, उसमें कितनी सच्चाई है, उन्होंने कोई पेटेंट लिया है जिसमें उन्होंने एक नया फीचर डालने की कोशिश कर रहे हैं जो अगले फ़ोन में, वो ये है कि अगर आपका फ़ोन हाथ से गिरेगा तो उसकी स्क्रीन अपने आप पलट जाएगी, मतलब स्क्रीन पे कभी नहीं गिरेगा वो। या इट इज़ लाइक कमिंग लाइक दिस, लाइक वो स्क्रीन पे नहीं गिरेगा, अगर हाथ से गिरा तो अपने आप पलट जाएगा, स्क्रीन ऊपर हो जाएगी, वो नीचे जाके गिरेगा ताकि स्क्रीन ना टूटे। सो ये एक अभी पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें। हमें तो वैसे इस दिन का इंतजार है कि जी ग्रेविटी डिफाइंग फोन्स चाहिए कि अगर गिर जाए तो वो जी डिफाइंग ग्रेविटी वो यहीं पर हवा में लटकता रहे और आप उसको आराम से उठा लीजिए। खैर वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले मेरा आपसे सीधा सवाल है, बैंक ऑफ कनाडा ने इंटरेस्ट रेट्स कट की, हमने इंप्लीकेशंस पिछली बार भी डिस्कस की थी, और जो मेजर बैंक्स ने रिलक्टेंटली, थोड़ा सा रिलक्टेंट थे, लेकिन 15 बेसिस पॉइंट उन्होंने भी पास ऑन कर दिए। क्या असर होगा इसका? असर तो होगा ही, क्योंकि मॉर्गेज पे इफेक्ट आएगा सीधा सीधा। लोग पहले सोच रहे थे, पिछले एक वीक से तो ये लग रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि टीडी ने तो जिस दिन अनाउंस किया बैंक ऑफ कनाडा ने कि हम 0.25 बेसिस घटा रहे हैं अपना ओवरनाइट लैंडिंग, लेकिन प्राइम जो था टीडी कह रहा था हम नहीं घटाएंगे, हम तो 3 रखेंगे। लेकिन आरबीसी ने जो शुरुआत की, जो 2-4 दिन पहले की बात है, आरबीसी ने जो शुरुआत की, उसके बाद फिर आरबीसी, बीएमओ, टीडी, इन तीनों ने बोला कि ठीक है हम भी अब घटाते हैं, लेकिन उन्होंने 0.15 जो घटाया है, उन्होंने 0.25 नहीं किया जो बैंक ऑफ कनाडा ने किया था। अब बात ये होती है कि बैंक्स अपना प्रॉफिट रखना चाह रहे हैं इसमें, वो उनको ये भी देखना होता है कि उनके पास कितना सरप्लस पड़ा हुआ है, कितना उनको आगे लैंड करना है, उनकी अपनी डिमांड एंड सप्लाई पे भी इफेक्ट पड़ता है, उनके पास कैश फ्लो कितना है, कहां से आएगा, कितना वो लैंड कर रहे हैं, उठाएंगे और फिर आगे देना है उनको भी, उन्होंने भी तो लेना ही है ना, ओवरनाइट लैंडिंग से लेना है। सो वो अपना प्रॉफिट को जो है इंटैक्ट रखना चाह रहे हैं, वो घटाना नहीं चाह रहे हैं। और दूसरी चीज ये हुई है, हर बैंक्स, ये जो एनालिसिस्ट और इकोनॉमिस्ट जो बात कर रहे थे, उन्होंने ये बोला है कि जो बैंक्स हैं वो लगभग अपना 10% प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑयल ऑल्सो, बिकॉज उस साइड से उनको नुकसान हो रहा है। वहाँ जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी, जो वो कंपनीज थी बड़ी, जो उनसे लैंडिंग कर रही थी, जो ले रही थी या उनके पास इकट्ठा पैसा दे रही थी, वो सारा पैसा उनका कैश फ्लो खत्म हो रहा है ऑयल पैच से। जो ऑयल पैच से जो खत्म हुआ है उसका जो उन्होंने भरपाई कहीं से तो करनी है। सो लगभग 10% के करीब वो अपना प्रॉफिट इधर से बढ़ाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो रिलेक्टेंटली नीचे गए हैं। लेकिन एनालिसिस्ट और इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं दुनिया के, और मैं ब्लूमबर्ग की बात कर लूँ, सीएनबीसी की बात कर लूँ, उनके एनालिसिस्ट ये कह रहे हैं कि ये बैंक्स मार्च तक 2.5% तक आ जाएंगे नीचे, इतना भी नीचे आ सकते हैं। और दे आर प्रेडिक्टिंग फॉर बैंक ऑफ कनाडा ऑल्सो कि बैंक ऑफ कनाडा माइट गो डाउन लिटिल बिट मोर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ प्रेडिक्शंस है उनकी इकोनॉमिस्ट की। मुझे भी वैसे यही लगता है कि मेरे ख्याल से मार्च तक वी माइट सी अनदर अनाउंसमेंट, और शायद 25 बेसिस पॉइंट और बैंक ऑफ कनाडा और रिडक्शन कर दे, क्योंकि जो असर उनको दिख रहा था, क्योंकि एक तो इन्होंने पहले ही कम पास ऑन किया है, 15 बेसिस किया, उन्होंने 25 दिया था बैंक ऑफ कनाडा ने, एक तो वो मुझे लग रहा है कम है, और दूसरा उनको लगता है कि जो स्टिमुलस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अगर हम आज के भी, हमारी कोशिश होती है कि यहाँ साउथ एशियन 360 पर जहाँ हम गेस्ट से हमारे जो एनालिसिस है वो लेते रहते हैं, साथ साथ कुछ हम स्टैट्स भी आपके साथ ज़रूर शेयर करते रहते हैं। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बातचीत करें तो जो पहले नंबर आ रहा था 185,000 था जी, कि इतनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं, नेट जॉब्स 2014 में क्रिएट हुई हैं। अब रिवाइज्ड फिगर आया स्टैट्स कनाडा से, उन्होंने कहा कि 185,000 नहीं 121,000 है, सो कम नंबर आया है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट 6.6% बताई जा रही थी दिसंबर में,
अब बताई जा रही है कि नहीं, इट इज 6.7%। सो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जो है वो थोड़ी सी ज्यादा है, जो ओवरऑल जॉब्स क्रिएट हुई हैं वो थोड़ी सी कम क्रिएट हुई हैं। एक्चुअली अभी पिछले दिनों ऑयल की वजह से भी बहुत कुछ हो रहा है। अब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो काफ़ी अपना जो इन्वेस्टमेंट्स थी उन्होंने खींच ली हैं। जो सनकोर जैसी कंपनीज हैं या जैसे नाम आ रहे थे, लगभग 30,000 जॉब जो जाने की पूरी उम्मीद है अल्बर्टा में, या जा चुकी है, कुछ एक जा चुकी है, कुछ एक, ये एक फिगर आ रही है। अगर ओंटारियो को भी देखें तो पिछले कई दिनों से हम ऐसी न्यूज़ सुनते आ रहे हैं जैसे सोनी के स्टोर्स जो इस GTA एरिया के सारे बंद हो गए थे, 14 के 14 दे आर क्लोजिंग इट। टिम हॉटन की जो न्यूज़ आई, टिम हॉटन, अभी फिगर्स नहीं आई हैं टिम हॉटन की, लेकिन न्यूज़ आ गई है कि दे आर ऑल्सो लेइंग ऑफ। लेकिन कितना ले ऑफ कर रहे हैं अभी तक उन्होंने, दे आर सेइंग इट्स इन स्ट्रक्चर। लेकिन बहुत सारे लोगों को उन्होंने 2-3 दिन पहले पिंक स्लिप दे दी है एक्चुअली कि आपकी जॉब चली गई है। टारगेट का जो सिचुएशन था लगभग 18,000-19,000 जॉब के करीब वहाँ से जा रही हैं। सो कनाडा की ये स्टिमुलेशन चाहिए था, जो एक शॉक वेव थी एक्चुअली दुनिया के लिए, दुनिया क्या किसी भी इकोनॉमिस्ट के लिए, कनाडा के लिए भी शॉक वेव थी। लेकिन उतना स्टिमुलस मिला नहीं जितना चाहिए था, तो कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। वो ये लग रहा है कि अब अगर सिर्फ 0.15 ही प्राइम नीचे लेके जा रहे हैं बैंक, तो उनको थोड़ा सा और करना पड़ेगा, क्योंकि चाह तो वो यही रहे थे कि लैंडिंग और ज्यादा दी जा सके और ज्यादा स्टिमुलेशन किया जा सके, क्योंकि सिर्फ मॉर्गेज ही इन्वॉल्व नहीं है युद्धवीर जी, इसमें बिजनेसेस इन्वॉल्व है, क्योंकि वो भी तो सारा बिजनेस जो करते हैं वो बैंक से लेके ही करते हैं, वो लैंड लेते हैं, वो लोन्स ले लेके आगे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। सो वो सारे लोन्स और ये सब चीज़ें भी कनाडा गवर्नमेंट करना चाह रही थी, लेकिन वो उतना इफेक्ट अभी तक आया नहीं है। लेट्स सी आगे कितना इफेक्ट आता है। अदरवाइज इकोनॉमिस्ट तो यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दे माइट गो बैक अनदर 0.25। जहां बातचीत हो ही रही है वर्ल्ड इकोनॉमी की, उसके अलावा हमने कनाडा की इकोनॉमी की भी बातचीत कही, तो आज वर्ल्ड इकोनॉमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट जो कि पॉलिटिकल इवेंट से भी रिलेटेड है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इंडिया का दौरा किया 3 दिन के लिए। वहां 26 जनवरी की जो परेड हुई है उसमें वो पहुंचे, और साथ साथ अहम जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो भी साइन हो चुकी है। इसके अलावा कुछ और मुआहदे भी किए गए, डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो इसकी क्या पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, क्या बीजेपी को इससे कोई फायदा हो गया कि नहीं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जी दिल्ली इलेक्शंस के लिए भी अच्छी खासी पब्लिसिटी मिल गई है। ये सारी बातचीत अब हम करने जा रहे हैं। Our relationship stands at a new level today. We have outlined a broad vision for our friendship and cooperation that reflects the opportunities and challenges of the century. As Lord Buddha said, noble friends and companions are the whole of the holy life. At the beginning of this year, we start a new journey. Let me welcome you once again, Mr. President. It is a great pleasure to have you with us. Thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Namaste. Thank you, Prime Minister Modi, for those very generous words. I want to express my profound gratitude to not only you, but the people of India for the incredible hospitality that has been shown to me and Michelle. We are thrilled to be back in India. Mera pyar bara namaskar. We agreed to deepen our defense and security cooperation. We've renewed the framework that guides our defense cooperation for another 10 years. And in a major step forward for our relationship, our Defense Technology and Trade Initiative will allow us to jointly develop and produce new defense technologies. We've also agreed to a new vision for the Asia Pacific so that we're doing more together to advance our shared security and prosperity in this critical region. बराक ओबामा की जो इंडिया की विजिट है, बहुत ज़्यादा वहाँ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ठीक है कि जी पॉलिटिकली बेनिफिशियरी हुआ कि नहीं हुआ, कुछ दिल्ली इलेक्शंस में भी शायद सामने बात नज़र आए। इसके अलावा जो बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी उन्होंने आपस में जो कई एग्रीमेंट्स किए हैं, सिविल न्यूक्लियर डील दैट हैज़ वेंट थ्रू, फ्रेमवर्क उनका एटलीस्ट सेट हो गया है, लाइबिलिटी के जो इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बातचीत करें जाते जाते $4 बिलियन की और वो अनाउंसमेंट कर गए हैं। डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन की बात की जा रही है। पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस को दरकिनार करते हुए अगर मैं स्ट्रिक्टली ऑन फाइनेंशियल टर्म्स बात करूं, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका को फायदा हुआ, इंडिया को हुआ, या दोनों को हुआ? दोनों को होगा, एक्चुअली दोनों को होगा, बट इंडिया विल बी मोर बेनिफिशियल विद दिस, क्योंकि
देखो, इंडिया को बाहर से चीज़ें चाहिए क्योंकि उनको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। यूएस को भी उतना ही बेनिफिट होने की उम्मीद है जितना कि अगर मैं बोलूं कि इंडिया को हो रहा है। मैं उस तरह से देखूंगा क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट मिल रही है यूएस को। इट्स लाइक बिलियन मार्केट है वो, उनके लिए तो कंज्यूमर है वो। अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो वहाँ बिल्ड कर रहे हैं, कुछ भी अगर वो कंपनीज वहाँ और जा रही हैं और ज़्यादा अगर उनका ट्रेड बढ़ रहा है तो उनको तो मार्केट मिल रही है। दूसरी तरफ इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पैसा बाहर से आ रहा है, कंपनीज बाहर से आ रही हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, उनकी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। और एक्चुअली इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए, जो कि उनकी एक मेन ज़रूरत है। अगर जैसे मैं कनाडा के लिए भी पहले बात करता रहता था, कनाडा कैन एक्चुअली गिव सो मच टू इंडिया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। उनको अभी बहुत आगे जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो बहुत पीछे हैं। किसी डिटेल में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बातचीत करेंगे, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, कनाडा का, हमारा यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके बारे में बड़ी डिटेल में किसी दिन बातचीत करेंगे। और लेकिन इससे पहले मैं मनन जी आपसे पूछना चाहूँगा कि जहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जरा आ जाए हम यहाँ रीजनल लेवल पे। रीजन ऑफ पील जो है वो उनका जो गार्बेज डिस्पोजल है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं, क्या डिटेल्स हैं उसकी? बिल्कुल युद्धेश जी, देखिए जौन सा गार्बेज कलेक्शन है वो रीजनल एक ड्यूटी है, रीजन ऑफ पील उसको अंडरटेक करता है। और आने वाले कुछ महीनों में काफ़ी उसमें मेजर चेंजेस आ रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि 31 मार्च तक हर हाउस होल्ड को अपना जौन सा गार्बेज कलेक्शन का जो कार्ड सिस्टम है उसको उन्होंने चूज करना है। पहले क्या होता था कि हर हफ्ते आपका वेस्ट कलेक्ट होता था और गार्बेज कलेक्ट होता था। अब 4 जनवरी 2016 से वो ऑल्टरनेट वीक हो जाया करेगा, यानी कि हर दूसरे हफ्ते आपका गार्बेज पिक हुआ करेगा। हर हफ्ते नहीं होगा? हर हफ्ते नहीं होगा, हर हफ्ते सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट पिक होगा, जो ग्रीन बिन्स होती हैं। जो ब्लू बिन्स और ग्रे बिन्स है वो ऑल्टरनेट वीक होगा। सो जहां पर रीजन ऑफ पील को काफी उससे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग है, ग्रीन हाउस गैसेस की बचत है, उसी तरह जो एक हाउस होल्ड है उसको भी काफी, मैं समझता हूँ, उसको परेशानियों से बचाव होगा। क्योंकि आमतौर पर क्या होता था, जो बिन हमारी खुली होती थी, कई बार हवा तेज आंधी आती है, कई बार तेज उससे हवा के कारण काफी वो उड़ जाता था। अब क्या है, जो सी बिन्स है वो काफी बड़ी हैं, उसके ऊपर लिड लगा हुआ है तो वो सिक्योर रहेगा। सो 31 मार्च तक हर हाउस होल्ड ने अपना ऑनलाइन जाकर रीजन ऑफ पील की वेबसाइट के ऊपर अपना कार्ड साइज चुनना है, डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरह के घर में रहता है, कितने लोग हैं उसके घर में। होगा क्या है, 31 मार्च के बाद आपको सितंबर से दिसंबर तक आपके घर के बाहर वो डिलीवर फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। सो वो बहुत बड़ी मेजर चेंज आ रही है, हर एक को उसको अडॉप्ट करना मैं समझता हूँ इस वक्त मैंडेटरी है। जी, प्रोग्राम साउथ एशियन लाइव आप देख रहे हैं इस समय, और डिटेल में आपके साथ जो बातचीत है वो हमारी इसी तरह जारी रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक का समय हो गया है, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम बातचीत जहां कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर करेंगे, लेकिन एक अहम सेगमेंट जो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, जहां मैं, मनन जी, हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। सो आखिरकार दिस इज द इलेक्शन ईयर में हमारी कोशिश होगी कि हर हफ्ते थोड़ी सी बातचीत जरूर करें, लेकिन इस हफ्ते एक स्पेशल अपडेट है आपके लिए, जिसमें कि बहुत सारे जो अलग अलग कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या कहा, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे एक छोटी सी। तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि जी यू विल बी एबल टू पुट अप अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइट अगेंस्ट नवदीप बैंस? आई विल बी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ। ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? उन्हें कोई मजलूम जानवर नहीं है जो तेरी हवस का शिकार बनेगी। दिए पिंगलवाड़े दी थी। जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें बना रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो आदमी उड़ेगा। फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे, विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं क्या? हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आर्यभट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था, 0। ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था, एटम। तू मेरे लिए काम करेगा? पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इस घर के नियमों के साथ रहोगे।
खुद को बदलो या घर को बदलो। गेट आउट। याद रखना, आपका बेटा हीरा है, हीरा, वो उड़ेगा। These bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुक 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी, वंदे मातरम। Where do I go for my real estate solutions? Go to the Real Estate Guru. Real estate guru? Yes, Remax के PK Sabharwal. He has answers to all your questions. Make the best investment or find your dream home. Let the Sabharwal team help you find exactly what you're looking for. याद रहे, real estate का कोई सवाल, call Team Sabharwal. 6472994757. 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਲਵੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਰਸੀਦ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ 1 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ 1-1 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360 ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਤੂਬਰ ਚੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਘਾ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਵੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵੂਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਚਿਲਡਰਨ ਰਾਈਟਸ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਰਾਈਟਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਮੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਖਾਸ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਨਰੇਬਲ ਬਲਜੀਤ ਗੋਸਲ ਜੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗॉट ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਓਵਰ ਮੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਨੋ ਦਾ ਪਲਸ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੜਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਰਨਾ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਊਗੀ ਵੋਟਾਂ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮਰ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ। ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੋਰ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਇਵੈਂਟ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਹ 3 ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਟਫ ਟੂ ਸੇ ਭਾਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਨ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। Is there fatigue with the Prime Minister and the current government and his style? And I think locally ਜਿਹੜੇ issues ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ fatigue ਹੈ। For example ਜੀ ਮਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਇਹ 3 ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਨ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਭਾਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਰਾਈਡਿੰਗਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਕਰ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਲੀਗ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਜੰਪਡ ਇਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਂਬਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਟਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਟ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਆ। ਪਲੱਸ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਲੀਡਰ, ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਓ। ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਲੋਕਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇਮ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫॉर ਗ੍ਰਾਂਟਡ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਵੈਰੀ ਐਗਰੈਸਿਵਲੀ ਕਰਨੀ ਆ ਐਂਡ ਪੀਅਰ ਟੂ ਪੀਅਰ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸੌਖੀ ਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਕੋਨਮੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਜੌਬਸ ਬਿਗ ਡੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੈਟਬੈਕ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਟਸ 2% ਹਾਇਰ ਦੈਨ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਰੇਜ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜੌਬਸ, ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਯੂਥ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ। ਪਿਆਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਲਾਈਮਲਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੇਸ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਲ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਵੀਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੀਗੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈ। ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਆ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਗੌਰ ਮਾਲਟਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਗੋਸਲ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਹੈ ਬਲੂ ਟੂ ਰੈਡ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, 100% ਰੈਡ ਹੋਣਗੀ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਧੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੈਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਸਪਲਿਟਿੰਗ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਅ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1980s 1990s ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ।
देखो ब्रैम्पटन ईस्ट तो अजे कंजरवेटिव पार्टी ने अजे अपना कैंਡੀਡੇਟ ऐलान करना है, इवन एनडीपी ने ऐलान नहीं किया कि आशा यहाँ लाइया जा रही कि जगमीत सिंह होनी जो एनडीपी तो बड़े पॉपुलर लीडर ने वो हो सकता है इतों रन करन या अपनी फैमिली जो किसी ने अपॉइंट करन। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ फाइट है ट्रायंगुलर होएगी या बाई पार्टी होएगी? ट्रायंगल होगी बट जो बंदा खड़दा एनडीपी चो और कंजरवेटिव पार्टी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਦ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦੈਟ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਚੁਣੀ ਆ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲ ਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਣਗੀ। We have the Liberal candidate from Mississauga Lakeshore, Swen Swingman, with us. Swen, welcome to the show, South Asian 360. Thank you so much. Thank you for being here. It's a pleasure. First of all, why did you choose the Liberal Party? I've always been liberal at heart. I represent everything the Liberal Party stands for, which is economic opportunity, individual opportunity, but also social justice and taking care of those that are most in need. I believe in the free market, but I also believe that those who need a helping hand, we should step to the side to them, and that's what the Liberal Party represents to me. Any particular reason for picking up this particular riding, Mississauga Lakeshore? It matters where you grew up. So I grew up just north of the riding. I'd spent a significant chunk of time overseas before coming back home to do politics. I was 7 years in Iraq with the United Nations, and in 2011, 2012 started thinking about coming home to take a shot at the 2015 federal election. So I went home, took a look around, and Mississauga Lakeshore is a very good fit demographically for me. I'm familiar with the riding. I went to Air Cadets there. I have a number of friends that still live in the riding. And it's a diverse, it's a strong riding, and it's a very winnable riding in 2015. So I put my name forward to serve in the next election, and I'm happily preparing for the campaign now. What do you think will be the three main things that you think would be the next election would be fought on, that these are the three main issues? Sure. I mean, economic opportunity is one, and we hear this from everybody. It's about the middle class. It's about the middle class becoming strong, carrying the country forward, making sure that people have access to the middle class and are able to enter it. So we call it economic opportunity for everybody. And it doesn't matter whether you're a new Canadian or you're a student with high student debt or you're an established professional or a senior. Economic opportunity in Canada should be available to anybody. Another issue that's very strong is social justice and human rights. We believe in the Liberal Party that we can do a whole lot more. Examples include the 500 missing and murdered Aboriginal women across the country. We've asked for a national inquiry on that, and very little action has been forthcoming. That's just one issue. There are many others. And Canada's role in the world. I think we can step up and do a whole lot more. We have done more in the past, and there are many things that we could take on in the area of peacekeeping, in the area of climate change, international development. So a whole host of reasons and issues why I'm running and why I'm proud to be a member of Team Trudeau. Talking locally, what are the three main priorities if you get elected as an MP? What would you do? I think the most important thing for any elected official is to listen. We often tend to think that we can come into a riding and deliver the answers to people. People want to be listened to. People have valid points that they need to make. An effective politician first needs to go out and understand her riding, understand his riding, knock on doors, find out what people are interested in. We've started doing that. We'll continue to do that throughout the campaign. And then to be a strong voice for that riding in Ottawa. That's the primary reason why a community, a constituency would pick a representative to go to Ottawa. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲ ਖੇੜਾ ਜੀ। ਕਮਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਥੋਂ ਐਕਲੇਮਡ ਹੋਏ ਹੋ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਦਲੇਗਾ? ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਰੇਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਉੱਭਰ ਕੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟ। Again, we started building our team from way back from my nomination days, so we're really looking forward to the elections. So what will be your USP apart from being Team Trudeau? It's about helping the middle class. Okay. I think that's been our Liberal, that's what they're focusing on. And I've been making phone calls, I've been going for canvassing, which we're going to start more in the summer because it's too cold to canvass outside. But the biggest thing is middle class. The problems of middle class, the sacrifices they have to make. So that's our big, big, big issue. Well, traditionally the election dates are in October, but if you think that the elections will be called earlier in the spring, so are you ready? We've been working really, really hard from day one, so we're ready. Any message to our viewers out there? The only thing I will have to say is join our team,
it's you know, we've been working hard, building our team from day one. So support Liberal, support Red. नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है साउथ एशियन 360 पर। धन्यवाद युद्धवीर जी, इट्स ऑलवेज गुड टू बी ऑन द साउथ एशियन 360। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आपने राइडिंग चुनी है, क्या वजह है कि आपने ये राइडिंग चुनी है? क्या इसकी वजह ये थी कि आप इस राइडिंग में रहते हैं, सिर्फ इसलिए आपने ये राइडिंग चुन ली, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये जो राइडिंग है मुझे इसमें काम करना है या इसमें और ज़्यादा काम की ज़रूरत थी? वजह क्या थी? देखो, एक बात तो है, जैसे आपने बताया, आई लिव इन द राइडिंग, दैट्स माई होम राइडिंग। और मेरा ऐसा मानना है कि कैंडिडेट्स के लिए इट्स ऑलवेज टू रन द होम राइडिंग, क्योंकि आप जिस राइडिंग में रह रहे हैं उसका एक तो आपको उसका पता है कि व्हाट आर द मेजर व्हेन यू रिप्रेजेंट एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक तो फेडरल इश्यूज हो गए जहां पर आप नेशनल इश्यूज पे काम कर रहे हो, अपना ओपिनियन है, अपना इन्वॉल्वमेंट करते हो। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी राइडिंग के लिए काम कर रहे हो, जिस राइडिंग में रह रहे हो, हाउ यू डेवलप दैट राइडिंग, हाउ यू हेल्प द पीपल ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूंसी। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन दैट राइडिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड इन एंड आउट ऑफ दैट राइडिंग। तो जो मेन रीजन है वो उस राइडिंग के लिए काम करते हैं। हमारे जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, ब्रैम्पटन ईस्ट की अगर हम बात करें तो ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए आपके 3 खास मुद्दे कौन से होंगे? सिर्फ मुद्दे बताइए, डिटेल्स नहीं। देखो, जो when you speak about 3 key issues will be always, it starts with economy, so the job growth which is related to businesses, so business growth, the transit system to help to get the more and more funding for the Brampton city on the transit side, to help so that the commute becomes easy for people. At the same time, a lot of people can move to this riding, so which helps the growth of Brampton. The third is always, when we speak about the security, is national security, plus we speak about the security of the seniors, of the women, of the youth, how we help our youth to grow, because they are the future of our country. So what can we do for the development of the youth? What can we do for the Brampton, specifically in Brampton, for the empowerment of the women, at the same time for a quality life of the seniors? So the third point will be to provide the quality life to the citizens of Brampton East. ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360 ਟੀਵੀ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਦਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਹਿਜ਼ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫਰੋਮ ਲਾਸਟ 3 years ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਇਸ਼ੂ ਹੇਅਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਈਮ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਜੰਡਾਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ 3 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ 3 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2 ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਨਾਮ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਲਾਂਬਾ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੈਨ ਦੈਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਟਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਬੈਟਲਫ੍ਰੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵਦੀਪ ਪੈਂਸੋੜਾ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਜੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੋਲਡ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360 ਟੀਵੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ 360 ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਹੈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਨ ਮਤਲਬ ਜਦ ਤੱਕ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਔਨ ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਡਿਲੀਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਫॉर श्योर ਕਿ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ They had an opportunity here to do huge save up for people from coast to coast to coast and they voluntarily gave it up. And what's the reason behind that? Because when you look at the reports, and if you get a chance to go on my website, there's a document on there that details all the costs and expenses and whatnot involved. Not only, can you provide medication, at no or very low cost to Canadians from coast to coast to coast, you can actually, if implemented properly, save the system money. And so these things I felt, is this a part of your vision? I'm not so sure. I don't think so. And so I had to then take a look for myself to see, where I fit. And what happened then is when I looked into the history, I saw that Tommy Douglas was the one who... क्या किरण बेदी को अचानक ले आने से लग रहा है आपको भी कहीं पर कि जी बीजेपी ने कुछ गलती की या आपको लगता है नहीं किरण बेदी बाजी मार जाएगी द फिनिशिंग लाइन इज वेरी क्लोज नाउ कौन बाजी मारेगा पूरे डिटेल एनालिसिस यहां आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं 5 दिन में हमने इतना काम किया 7 महीने के अंदर क्या क्या काम किया एक बैंक अकाउंट खुलवाया बस अरे बैंक अकाउंट खोल अच्छी बात है खुलना चाहिए बैंक उसमें पैसे कहां से आएंगे सर बैंक अकाउंट खुलवाया बस एक ही अचीवमेंट है पूरे 7 महीने के अचीवमेंट ले दे क्या चाहिए कि बैंक अकाउंट खुलवाया कोशिशें कर रहे हैं कि देश की राजधानी को दिल्ली को एक सक्षम स्ट्रॉन्ग स्टेबल और एक्सपीरियंस्ड सरकार मिले मेरे नॉलेज में है आप तमाम वॉलंटियर्स फैले हुए हैं अपने अपने फील्ड में हैं प्रचार कर रहे हैं मैं आपको यही अपील करूंगी पूरा विश्वास आगे दो अगर उनको ट्रस्टिंग गवर्नमेंट चाहिए एक्सपीरियंस गवर्नमेंट चाहिए स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए और पूरा सपोर्टेड गवर्नमेंट चाहिए क्योंकि दिल्ली को बड़ी सपोर्ट चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी ने अपने पोर्टफोलियो में किरण बेदी को शामिल कर लिया क्या सही किया है कि नहीं किया
बीजेपी को इससे नुकसान है कि नहीं। नंबर्स जो हम देख रहे हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, पॉपुलैरिटी चार्ट उनके थोड़े से कम हो गए हैं। प्लान सी जो है अमित शाह का वो सामने आया। प्लान सी, प्लान ए उनका था कि ठीक है जी सारे वॉर नरेंद्र मोदी पर किए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल और उनकी बाकी सारी आम आदमी की टीम दे वर टेकन बाय सरप्राइज जब प्लान ए अचानक हटाया गया। नरेंद्र मोदी के साथ पोस्टर्स पर अचानक किरण बेदी देखने को मिली, वो हो गया प्लान बी। लेकिन प्लान सी वो वापस लेकर आए। उन्होंने कहा कि शायद अकेली किरण बेदी काम नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण नरेंद्र मोदी 4 रैलीज करने जा रहे हैं। अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप 4 रैलीज उनको करते देखेंगे। उन्होंने साथ साथ अरुण जेटली को भी शामिल कर दिया कि अरुण जेटली जी आप भी आइए, बड़े लीडर्स जो हैं उनको लाया जा रहा है। सो एक बड़ा अहम सवाल कि किरण बेदी का फायदा हुआ कि नुकसान? मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा नुकसान ही हुआ। मनन जी क्या कहेंगे? देखिए यदु जी, दिल्ली का जो दरबार है, दिल्ली दंगल बनता जा रहा है, इसको तो दंगल है, दंगल है। सो उस दंगल में किरण बेदी जी भाजपा को सत्ता में वापस लेकर आ सकती हैं, ये टाइम विल टेल। लेकिन डेफिनेटली प्लान सी में नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं। उन्होंने बीच में 10 दिन की ब्रेक ली, चाहे बराक ओबामा जी का स्वागत किया, भव्य स्वागत किया, लाइमलाइट में रहे। मेरे ख्याल उसको थोड़ा सा एनकैश वो इस प्लान सी में जरूर करेंगे। और उन्होंने जो मीनाक्षी लेखी जी, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, सबको उन्होंने बुला लिया कि आप आ जाओ लाइमलाइट में और वर्क योर मैजिक आउट। क्योंकि मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है। अमित शाह जी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है कि क्योंकि उनका डिसीजन था किरण बेदी जी को लेकर आना, उन्होंने उनको लाइमलाइट में लेकर आए। सो आई थिंक नेक्स्ट फ्यू डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर दिल्ली। और वो जैसे वो कहते हैं मेक और ब्रेक की स्थिति है। इट्स अ वेरी क्लोज कॉल राइट नाउ, बट आई थिंक द मोमेंटम इज विद आम आदमी पार्टी एज ऑफ नाउ। तो क्या उस मोमेंटम को रोक पाएंगे नरेंद्र मोदी, रोक पाएंगे किरण बेदी, रोक पाएंगे? लेकिन मीडिया से तो फिलहाल, मैं पंकज जी आपके विचार लेना चाहता हूं कि मीडिया से तो फिलहाल वो भागती नजर आ रही हैं। मतलब कि देखिए जो जैसे अरविंद केजरीवाल हैं या इवन नरेंद्र मोदी फॉर दैट मैटर, लीडर वो होता है जो कि मीडिया के सामने आए, कि सवालों के जवाब दे। आपने देखा कि हमारे जो भावी कैंडिडेट्स, आप किसी से एग्री करें या ना करें, लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट्स आज हमारे प्रोग्राम पर आए हैं उन्होंने खुल के बातचीत की। लेकिन किरण बेदी इंडिया में कहीं ना कहीं मीडिया से भाग रही है। बिल्कुल, वो लग रहा है, अब लग रहा है, क्योंकि पहले लगा था कि किरण बेदी जब आई थी तो लग रहा था वाकई ये काफ़ी सॉलिड एक नेता बन के उभर सकती हैं शायद, क्योंकि काफ़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर रही हैं। लेकिन अभी जो उनकी सिचुएशन आ रही है, जैसे उन्होंने पहले डायरेक्ट डिबेट नहीं की, केजरीवाल के साथ डायरेक्ट डिबेट उनको मेरे ख्याल से करनी चाहिए। उनके जो आंसर आ रहे हैं जो मीडिया में, वो इतने मतलब उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली आ रहे हैं। बट एक चीज़ का मैं जवाब देना चाहूँगा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था मनन जी से कि बीजेपी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ उनके लाने का। फायदा हुआ, क्योंकि अगर कोई और आता तो कोई टिक ही नहीं पाता उनके सामने एक्चुअली, या कोई और अगर उन्होंने कोई किसी को भी लेके आ जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल वाज द श्योर हिट। अभी क्या हो गया है कि उन्होंने टाइट सिचुएशन खड़ी कर दी है, अभी किसी की भी गेम बन गई है। सो बीजेपी, यस दे गॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस डेफिनेटली, बट ये देखना है कि वो जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। उसमें अब आज तक की सिचुएशन देखी जाए तो उसमें तो शक है। बाकी अगले 5-10 दिन में अगर नरेंद्र मोदी जी कुछ कर जाए तो कर जाए, लेकिन अभी तक तो मेरे ख्याल अभी तक तो वही चीफ मिनिस्टर आप आगे जाती है, आपको नजर आ रही है। जी मनन जी, जरूरी देखिए किरण बेदी की सिचुएशन बड़ी यूनिक है। एक तो देखिए वो पहले आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उनका मीडिया के साथ हैंडल करने का तरीका अलग है। दूसरा, उनको समय बहुत कम मिला है। वो जनवरी के एंड में आए हैं, उनको कैंडिडेट बनाया, बीजेपी में आए हैं, फिर उनको सीएम कैंडिडेट बनाया। आई थिंक शी हैज गॉट वेरी लिटिल टाइम टू हैंडल मीडिया क्वेश्चन, क्योंकि मीडिया के क्वेश्चन बेबाक होते हैं, उनके इश्यूज बेस्ड होते हैं। सो आई थिंक शी हैज गॉट वेरी लिटिल एक्सपोजर टू दोस सिचुएशंस। मैं आपके पॉइंट से काफी हद तक एग्री करता हूं कि मेरे ख्याल से शायद उनको समझ नहीं आ पाया, क्योंकि आप इलेक्शन से देखिए 19 जनवरी को तो अनाउंसमेंट हुई है, जब इलेक्शन डेट फरवरी 7 है और 19 को ये अनाउंसमेंट हो रही है, तो मेरे ख्याल से वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। अचानक मीडिया के सवाल उनके ऊपर लगा दिए गए, जो गेम प्लान है वो समझा। इवन अगर हम ये बात करें मनन जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, या जो आपने भी अभी बात की है कि मीडिया में खुल के सामने नहीं आए। उन्होंने वुमेन सेफ्टी की बात उन्होंने जरूर की है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट। पर किरण बेदी, व्हाट डज शी एक्चुअली स्टैंड फॉर, कि ये मेरे 4-5 मुद्दे हैं, उनके क्लियर कट एजेंडा क्या है, वो क्या तब्दीली लेकर आएंगे, व्हाट डज शी स्टैंड फॉर। शायद वो बात, वो क्लैरिटी या तो वो ला नहीं पाई है या अभी जनता तक पहुंचा नहीं पाई। सो वक्त की मुझे लगता है बहुत ज्यादा कमी थी, वक्त की कमी हमें भी बहुत है। लेकिन हम बता दें कि जी, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को रैप अप करें, इस वीकेंड पे 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। हवाई ज्यादा फिल्म, उसके रिव्यूज काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। स्लो बट इट वाज नाइस। आयुष्मान खुराना इज वेरी गुड, आयुष्मान खुराना इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। इससे फिल्म अच्छी अभी तक नहीं बनी। Directed by Vivupuri, Hawaizada has finally hit the screens this Friday. The film stars Ayushmann Khurrana, Mithun Chakrabarti and Pallavi Sharda in pivotal roles. The film is based on the life of the scientist Shivkar Bapuji Talpade, who is credited to have constructed world's first unmanned plane.
Let's find out from the audiences what they have to say about the film. It was slow, but it was nice. Superb, awesome movie, great. थोड़ी लेंदी फिल्म है और गाने और अच्छे हो सकते थे, लेकिन अच्छी फिल्म है ओवरऑल. वन टाइम वॉच आराम से देख सकते हैं. हिस्ट्री है ये, अच्छी फिल्म है, देख सकते हैं. आयुष्मान इज वेरी नाइस. His acting is very good. मिथुन चक्रवर्ती has done better. आज जो पिक्चर हमने देखी हवाई ज़्यादा, इससे फिल्म अच्छी अभी तक नहीं बनी. और आज से जो एक्टर है इसका हीरो, ये सुपरस्टार बन गया. और उसके अलावा हीरो ने भी ज़बरदस्त काम किया है. म्यूजिक अच्छा है, डायरेक्शन अच्छा है, और इसमें कोई कमी निकालना बड़ा मुश्किल काम है. इसमें कोई भी व्यक्ति कमी निकाल नहीं सकता. और मेरा निवेदन गवर्नमेंट से, सरकार से, पूरे हिंदुस्तान में इसको टैक्स फ्री आज से हो जाना चाहिए. I'll give 4. 3.5. 4 stars. 4.5. 3.5. Seems Hawaiizada has been able to strike a right chord with the audiences, as they have not only liked it and the performances, but they have asked other people to watch it. Our ratings for Hawaiizada is 4.5 stars. इसके अलावा हम बता दें कि जी ये जन्म तुम्हारे लेखे भगत पूरन सिंह जी ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈ ਪਵਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ. ਸੋ ਇਹ ਜਨਮ तुम्हारे ਲੇਖੇ ਜੋ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ. ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? I won't let them die on roads like this. The least we can do for them is find them a place to live so that they can die with dignity. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा जरूर पसंद आया होगा. इंडियन क्रिकेट टीम क्या वर्ल्ड कप में अच्छी कारगुजारी करेगी कि नहीं करेगी, इसके ऊपर कोई खास सेगमेंट हम अगले हफ्ते आपके लिए जरूर पेश करेंगे. लेकिन इस समय तो इंडिया की जो टीम है वो लड़खड़ाती नजर आ रही है. पाकिस्तान की टीम की अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है. सईद अजमल उनके जो स्टार बॉलर हैं वो टीम में शामिल नहीं है. उसके अलावा बैटिंग बॉलिंग में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है. So I think as far as I am concerned, I'll definitely pick my favorites as South Africa and Australia. ये ज़्यादा फेवरेट्स नज़र आ रहे हैं. न्यूजीलैंड could be the dark horse. लेकिन इसके अलावा कौन जाने कौन बाजी मार जाए, क्या इंग्लैंड या फिर वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वर्ल्ड कप या क्रिकेट की गेम ही कुछ इस तरह की है. प्रोग्राम में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनन जी, एंड थैंक यू वेरी मच पंकज जी. थैंक यू सो मच युधवीर जी. हमारा ये प्रोग्राम आप जरूर पसंद करते होंगे और हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि आप southasiandaily.com हमारी इस वेबसाइट पर जाइए. हर एपिसोड जो मिडवीक न्यूज़ रूम का है वहाँ पर मौजूद है. इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर आप यूट्यूब के ऊपर साउथ एशियन 360 सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा. हमारी जो फेसबुक पेज है उसको भी आप नोट कर लें, southasiandaily.com. मिडवीक न्यूज़पेपर की एक कॉपी लेकर जरूर पढ़ा कीजिए. हमारा रेडियो प्रोग्राम AM 770 पर आप सुबह 10 से 12 सुनते हैं. युद्धवीर जसवाल को यहीं इजाज़त दें. सारी जानकारी हमारी वेबसाइट southasiandaily.com पर भी मौजूद है.